दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को भूमिका शर्मा का नमस्कार। सदियों से महकता गुलशन हमारा आपका अभिवादन करता यह जग सारा। समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने आज हम, यह पावन दिन हमारा। कोरोना संकट का काल है। इस संकट की घड़ी में यदि कोई संकट मोचक हमारे लिए बनकर खड़ा है तो वो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। व्यक्तिगत रूप से आज प्रत्येक इंसान के जीवन में योग और रोग प्रतिरोधक क्षमता ही वो दो प्रहरी हैं जो हर इंसान को बचाए हुए हैं, उसके लिए तट रक्षक बनकर खड़े हुए हैं। हम भारत के वासी हैं और भारत के प्रधान सेवक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से योग का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न देशों में योग के प्रशिक्षक पहुंचा दिए हैं। घर घर में योग का डंका बज रहा है। दैनिक शैली का हिस्सा योग बन चुका है और रोग बढ़ाने की क्षमता निरंतर घटती जा रही है। हर उम्र का वर्ग अपने आप को सुरक्षित पाता है। अब कोरोना की इस घड़ी में योग के सहारे से किस प्रकार मजबूती से खड़ा रहा जाए, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथी एंकर डॉक्टर आनंद शर्मा जी, नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा जी, नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग प्रदर्शन कर चुकी और अपनी एक अनूठी पहचान कायम करने में सक्षम रही कोमल हुड्डा जी, नमस्ते सभी को। आप सभी का स्टूडियो में स्वागत है। और आज की इस परिचर्चा का विषय, जैसा कि हम सभी को पता है, कोरोना रोग में योग और सरकारी सहयोग, इस पर हम बात करेंगे। मैं पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी कोमल हुड्डा जी से कि आपने विश्वव्यापी क्षितिज पर योग का प्रदर्शन किया है। किस प्रकार विश्वव्यापी स्तर पर आज भारतीय योग का डंका बज रहा है, किस प्रकार आज सारा विश्व पूरे भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि सनातन संस्कृति को अपनाया जा रहा है। हेलो ने नमस्ते का रूप ले लिया है, तो योग ने किस प्रकार अपने आप को वहां पर विस्थापित किया है? नमस्ते सभी को। जैसा कि आपको पता है, आज एक तनावपूर्ण माहौल चल रहा है। इस घड़ी में हम कैसे अपने आप को रोग से लड़ने के लिए सक्षम बना सकते हैं, किस प्रकार अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और किस तरीके से हम समाज को एक अलग संदेश दे सकते हैं, तो मैं योगिक कुछ अभ्यास आपको बताऊंगी जिनके द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख के एक उदाहरण कायम कर सकते हैं, जिसमें कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं और कुछ षटकर्म की क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास करके हम अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत का एक सपना हमने सभी ने देखा और शायद हम कामयाब भी हुए। और बहुत हद तक कामयाब होने के बावजूद आज फिर भी योग हम सभी की दैनिक शैली में है, लेकिन उस योग के साथ साथ बीमारियां भी बहुत बढ़ चुकी हैं। कैंसर है या बहुत से, हम कहते हैं कि कोरोना का खतरा उन्हें ज़्यादा है जो पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। इस पर मैं बात करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर पुष्पा जी से कि युवाओं से आप सीधे सीधे जुड़ती हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत ही कम उम्र में युवा बहुत सी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उम्र हमारे देश में भी घटती जा रही है। हम युवा कहे जाने वाले देश हैं जिसमें सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार अपनी दैनिक शैली में कौन से क्रियाकलाप वो शामिल करके योग के दम पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? धन्यवाद भूमि जी। सबसे पहले तो मैं ये युवाओं को ये कहूँगी कि आजकल जो है दिनचर्या जो हमारे, या तो आप ये मानिए कि पढ़ाई का उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस, तनाव जो है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो दिनचर्या थी वो बिगड़ चुकी है। आजकल आप देखेंगे घरों में बच्चे 12-12 बजे तक सोकर उठते हैं। तो अब इस कोरोना काल में ये आपकी बात सही है कि आजकल कुछ बीमारियां जो हम पहले बड़ों में सुनते थे वो छोटे बच्चों में ही होने लगी हैं। आप देखिए 4 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को शुगर, इस तरह की बीमारियां 4-4 साल के बच्चे को हो रही हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि युवाओं को सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग थे वो 4 बजे सोकर उठते थे, खेतों में जाते थे। मैं मानती हूँ कि आजकल युवाओं के ऊपर पढ़ाई का तनाव थोड़ा ज़्यादा है। ये सब करना उनके लिए संभव नहीं है कि वो 4 बजे उठकर और वो खेतों में जाए या खेतों में जाना संभव नहीं है, लेकिन 4 बजे उठना संभव है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भूमिका, हमारे समाज की ये एक ऐसी प्रक्रिया है
जो युग युगों से चली आ रही है। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को इस तरह से ढाला था कि उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों को कोई संचरित करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां खुद ब खुद उनका अनुसरण करती थी। जब हम देखते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत जल्दी उठ रहे हैं, सूरज अभी कहीं भी नहीं है, वो उठ रहे हैं, उठने के बाद वो वो अपने आप को तैयार करते थे। हैं। हाँ जी। और उसके बाद वो पशुओं की सेवा में लग जाते थे। पशुओं की सेवा में लगने के बाद वो बाहर खेत खलियान में चले जाते थे। खेत खलियान में जाने का एक ही कारण था कि वो स्वच्छ हवा जो सुबह की वातावरण की हमें मिलती है, वो ऑक्सीजन जो किसी कीमत पर भी किसी सिलेंडर में हमें नहीं मिल सकती, वो ऑक्सीजन हमें फ्री में मिलती थी, क्योंकि हमारा वातावरण इतना साफ सुथरा था। लेकिन आज दिनचर्या बदल गई है। जैसे डॉक्टर पुष्पा ने बताया, बच्चे रात को देर तक पढ़ते हैं। अब स्वाभाविक है, देर तक पढ़ेंगे तो सुबह उठेंगे भी देर से, लेकिन ये गलत है। हमें अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालने होंगे कि आप पढ़िए, लेकिन एक निश्चित समय, एक निश्चित टाइम टेबल बनाकर आप रात को बहुत देर तक ना पढ़ें, जिससे सुबह बहुत देर तक आपको सोना पड़े। तो ये जो तालमेल है, जो हमारा पारंपरिक तालमेल था, जो पीढ़ियां हमारी चला रही थी, उस तालमेल को दोबारा से हमें कायम करना पड़ेगा। तभी हम देखिए, कोरोना काल वास्तव में संसार के लिए बहुत भयंकर काल आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें तो वो ये है कि ये हमें सचेत भी कर रहा है, बिल्कुल, कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। और जब हम जड़ों की ओर लौट जाएंगे तो कोरोना क्या, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल। और जैसे हमने अभी नींद पर बात की, नींद भी एक प्रकार का योग है कोमल जी जी जी। और जिस हवा की बात हो रही थी कि पहले ऐसा हुआ करता था, साफ वातावरण होता था, तो आज वो फिर से वो हवा लौट आई है। तो क्या फिर से ऐसा संभव है कि विद्यार्थी जीवन उसी अनुशासन में लौट आए? बिल्कुल बिल्कुल भूमिका जी, बिल्कुल संभव है। देखिए, पहले तो आप जैसे अभी डॉक्टर पुष्पा जी ने चर्चा करी कि दिनचर्या को सुधारना होगा। दिनचर्या तभी सुधर सकती है जब आपके परिवार के लोग पूर्ण सहयोग से अपने आप को एक सकारात्मक तरीके से अपने आप को देखेंगे और एक एनर्जी लेवल को बढ़ाकर योग का अभ्यास करेंगे। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि योग है क्या। तनावपूर्ण इस माहौल में, अगर इस संघर्ष के दौर में हमें अपना एक अलग स्थान रखना है, हमें अपने आप को डटकर अगर इस रोग से, कोरोना से अगर इसका सामना करना है, तो हमें योग को अपनाना होगा। और योग को अपनाकर न केवल हम स्वस्थ हो सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को भी एक संदेश दे सकते हैं कि किसी भी तरीके की बीमारी आए, किसी भी प्रकार का रोग हमारे सामने आ जाए, अगर हमारे जीवन में हमारी दिनचर्या ठीक है, हमारी समय प्रणाली, हमारी समय की जो मांग है, अगर वो हम अनुशासित तरीके से अगर कर रहे हैं, तो हम किसी भी रोग से या किसी भी प्रकार की जो बीमारी है या महामारी है, उसका सामना डट कर सकते हैं। तो योग की कुछ क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के द्वारा हम अपनी इम्यूनिटी पावर को, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को अगर हम भली भांति जानकर उसको अगर करने में सक्षम होते हैं, तो हम अपने आप को ऐसे रोगों से, ऐसे वायरस से बचा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात कही। और सूर्य नमस्कार से मुझे याद आया कि भारत ने सूर्य नमस्कार करते हुए गिनीज बुक रिकॉर्ड भी बनाया है वर्ष 2015 में। और जैसा कि कोमल ने बात की कि योग की जानकारी होनी अत्यंत आवश्यक है और दिनचर्या का अनुशासित होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुशासन के हमारा जीवन भेड़ों के झुंड के समान हो जाता है, जिसे कोई भी किसी भी दिशा में हाँक सकता है। लेकिन हमें अपने जीवन का, अपने जीवन की दिशा का और दशा का स्वामी खुद बनना है। आज कोरोना की घड़ी में खुद के लिए व्यक्तिगत रूप से खड़ा होना है, एक स्वस्थ समाज की कल्पना करनी है। मैं डॉक्टर पुष्पा जी से पूछना चाहूँगी कि युवा शक्ति से आप सीधे सीधे जुड़ती हैं और पढ़ने लिखने वाले युवा आपके सामने आते हैं, तो उनके जीवन में आप योग को कितने स्तर तक देख सकती हैं कि कहाँ तक उन्होंने अपने जीवन में योग को अपनाया है? आध्यात्म तक कितने प्रतिशत विद्यार्थी जुड़े हुए हैं? भूमिका, मैं आपसे एक सहमत हूँ
कि मैं युवाओं से डायरेक्ट जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कुछ युवा मेरे सामने अभी मेरे दिमाग में एक प्रश्न ही आया कि हम युवाओं को मोटिवेट करते हैं कि बेटा आप सुबह जल्दी उठो, आप जो है योग करो। तो कुछ युवा मेरे सामने ये प्रश्न रखते हैं कि मैम आजकल जैसे आप देख रहे हैं कंपनियों में डॉक्टर साहब लेट नाइट तक उनकी नौकरी चलती है, तो मैं एक प्रश्न कोमल से पूछूंगी कि वो ये कहते हैं कि जब हम 2-3 बजे तक हमारी कंपनी में ये नौकरी चलती है तो हम कैसे सुबह जल्दी उठें, और क्या योग सिर्फ सुबह उठ के करने की यौगिक मैनेजमेंट जो है वो इसीलिए बताई गई है क्योंकि हमारा कितना भी व्यवस्था भरा जीवन हो, अगर हम योग को करते हैं, हमारी दिनचर्या में अगर योग शामिल है तो हम हमारी जो ध्यान धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के 8 अंगों के बारे में महर्षि पतंजलि जी ने चर्चा करी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ध्यान, उसमें से ध्यान एक ऐसा अंग है जिसकी पालना करके हम किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो तनाव मुक्त अगर आप रहेंगे तो ऊर्जावान आप होंगे, उत्साह आपके अंदर होगा और कार्य करने की जो क्षमता है वो आपकी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए मैं पुष्पा जी युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि योग से जुड़े, योग को अपने जीवन में अपनाएं, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, जितना समय आप योग को दे सकते हैं अपने जीवन में उसे अपनाकर, और ध्यान की जो मैंने प्रक्रिया बताई है कि कुछ देर किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठकर अपनी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान लगाएं और सभी मन में उठ रहे जितने भी मानसिक और शारीरिक जो विचार हैं या अंदर हमारे जो हलचल चल रही होती है उसको शांत करके एकांत माहौल में अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने आप को स्वस्थ होने की कामना करें। ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया होती है जिसमें श्वासों पर हमें ध्यान रखना होता है। तो युवाओं से मैं आपको कहना चाहूँगी, तो आप युवाओं को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है। हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी कि क्या ये जरूरी है कि हम 4 बजे उठकर ही ध्यान करें, या मतलब सुबह जल्दी उठना ही जरूरी है? ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय ध्यान करें, एक निश्चित समय सीमा बनाएं। आप अपनी दिनचर्या को देखें कि आप किस समय उठते हैं, क्या आपका कार्य है, कितनी ऊर्जा आपके कार्य में लगती है। कुछ लोग होते हैं जो खेतों का काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाली ऑफिस वर्कर होते हैं, कुछ लोगों का, सबका कार्य अलग अलग होता है। उसके अनुसार अपनी दिनचर्या को एक निश्चित तरीके से करें और उसमें आप योग को कहाँ पर जोड़कर और कितना समय आप योग के लिए निकालकर उसका अभ्यास कर सकते हैं, तभी आपकी जीवन प्रणाली सुधर सकती है। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। जी। सन 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सद प्रयासों से जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम योग को लेकर गए और पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया 2017 में। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, बल्कि गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं कोमल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुख्यतः कौन कौन से ऐसे योग हैं जो एक आम आदमी बहुत सहज से कर सकता है? देखिए, अभी 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा, तो उसमें आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, आयुष मंत्रालय की तरफ से एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल रखा गया है जिसमें निश्चित सूक्ष्म व्यायाम वो होते हैं जो आपके शरीर के छोटे छोटे अंगों पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए उसको सूक्ष्म व्यायाम कहा गया है। उसके बाद कुछ आसनों को उसमें रखा गया है जिसमें बैठकर करने वाले आसन, पेट के बल लेटकर करने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन और खड़े होकर करने वाले आसन, इनका अभ्यास कराया गया है। उसके बाद कुछ मुख्य प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, ये 4 प्राणायाम भी उस कॉमन योगा प्रोटोकॉल में रखे गए हैं। ये एक बहुत अच्छे क्रम के अनुसार इनको रखा गया है कि किस प्रकार, जैसे कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो जैसे सिर से लेके पैर तक अभ्यास हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर हमारी वो कार्य जो प्रणाली है वो खत्म होगी। इसी तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से कॉमन योगा प्रोटोकॉल को बनाया गया है। सूक्ष्म व्यायाम, आसन,
प्राणायाम, उसके बाद ध्यान की प्रक्रिया, ताकि आपको तनावपूर्ण किया जाए, तनाव मुक्त आप रहें, आपकी दिनचर्या में सुधार हो, आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, ऊर्जावान महसूस करें, आनंदित महसूस करें, ताकि आप अपने कार्य को भली भांति कर सकें। कोमल, यहाँ आपसे एक गुजारिश है जी, कुछ खास जो यौगिक क्रियाएं हैं उनके नाम जरूर हमें अपने दर्शकों सूक्ष्म को बताना व्यायाम में चाहिए। जैसे कॉमन योगा प्रोटोकॉल, जैसे मैंने आपको बताया, जो आयुष मंत्रालय के द्वारा अभी 21 जून पर, हर 21 जून पर उसी को मतलब पूरा उसी को मान के, या पूरे विश्व स्तर पर अगर हम कहें, उसी को ध्यान में रखते हुए अभ्यास कराया जाता है। उसका एक निश्चित समय है, 45 मिनट 45 मिनट्स उसका अभ्यास कराया जाता है। उसमें कुछ सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे ग्रीवा, गर्दन से रिलेटेड एक्सरसाइजेस है, स्कंद से हमारे कंधे से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हैं, कटी शक्ति विकासक हमारे कमर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। और उसके बाद आसनों का अभ्यास है, खड़े होकर करने वाले आसन, ताड़ आसन हो गया, वृक्ष आसन हो गया, और उसके बाद बैठकर करने वाले आसन, वक्रासन हो गया, और पश्चिमोत्तानासन हो गया, वक्रासन हो गया, और उष्ट्रासन हो गया, अर्ध उष्ट्रासन हो गया। देखिए, हर आसन का अपने शरीर पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, हर आसन का एक अलग ही लाभ होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही आसन किया उसी से आपको सारे लाभ हो जाएंगे, ऐसा तो संभव नहीं है ना। कोमल, यहाँ पर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि योग का प्रभाव सकारात्मक ही पड़ता है। जी जी जी। योग की शुरुआत करने के लिए जो थ्रेशोल्ड हमें चाहिए होता है, वो जो प्रेरणा की हमें आवश्यकता होती है, जी जी, वो शायद ग्रामीण स्तर पर भी और शहरी लोगों में भी उसकी आवश्यकता है। ये बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो थ्रेशोल्ड कैसे लेकर आए कि योग के लिए स्वतः प्रेरित हो जाएं। जैसे हमारी कोई परीक्षा होती है, देखिए आपने देखा होगा, जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें पहले हम ये सोचते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर एक डर, एक हेजिटेशन रहती है। लेकिन जब हम उस काम को करते हैं ना, तो हमारे अंदर से अपने आप एक ऐसा मतलब हमारे अंदर से एक ऐसी ऊर्जा का आह्वान होता है कि हम स्वयं को प्रेरित करते हैं कि हाँ, हमें करना चाहिए। और योग के तो इतने बेनिफिट, इतने लाभ आपको मिलते हैं कि आप स्वयं उससे जुड़ते हुए चले जाते हैं। आप 1-2 दिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास कीजिए, तीसरे दिन आपका खुद मन होगा कि मैं आज फिर से करूं, क्योंकि वो आपको इतना अंदर से एनर्जेटिक बना देता है कि आप स्वयं प्रेरित हो जाते हैं। कोमल जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बहुत ही सुंदर ढंग से सारी बातें रखी हैं। हमारी कोई भी पीढ़ी हम बात करें, चाहे वो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, युवा है, सभी वर्गों में जो खान पान की शैली है, जी जी, वो योग के साथ क्या होनी चाहिए? ऐसा तो नहीं कि आप आसन करके आप तुरंत कोई मैदा से बनी हुई चीज खाएं। ये भूमिका जी आपने बहुत अच्छी बात कही। डाइट मैनेजमेंट, यौगिक जो आहार है वो अगर योग के अनुसार नहीं होगा, आप योग का अभ्यास कर रहे हैं लेकिन आपका आहार उसके अनुसार नहीं है, तो भी हमें इसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका जैसे डॉक्टर पुष्पा जी ने भी बताया था कि युवाओं की कोई दिनचर्या नहीं रही है, 12 बजे सोकर उठते हैं, 1 बजे सो के उठते हैं, उनका खाने पीने का भी कोई अच्छा समय नहीं होता। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी, जितना कोशिश हो, आप कितना भी लेट सोएं, लेकिन एक बार सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें, योग का अभ्यास करें। योग करने के बाद आपको कैसा आहार लेना चाहिए? देखिए, यौगिक आहार 3 तरह का होता है, राजसिक, तामसिक और सात्विक। राजसिक आहार वो भोजन होता है जिसमें बहुत ग्रिस्ट, घी से बनी हुई चीज़ें, बहुत मसाले वाला भोजन होता है, जैसे पनीर हो गया, या बहुत हैवी फूड, जैसे आप आज की भाषा में कह सकते हो बहुत डीप फ्राई या ऑयली फूड हो गया। ये जो भोजन होता है वो यौगिक आहार की दृष्टि में देखा जाए तो वो राजसिक भोजन होता है। उसको खाने के बाद आपके शरीर के अंदर सिर्फ आलस ही आता है, क्योंकि आप बहुत वैसा भोजन करोगे तो आपको यही रहेगा कि मैं थोड़ा और सो जाऊं, मेरी थोड़ी और नींद पूरी हो जाए। उसके बाद दूसरा जो हमारा आहार होता है वो आहार होता है तामसिक आहार। तामसिक आहार आपको पता होगा, संस्कृत में तमस का अर्थ होता है अंधकार। तो ऐसा भोजन जो हमें अंधकार की तरफ ले जाए, ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें बताया गया है कि तामसिक में कौन कौन से आहार आते हैं, जैसे मांस, मदिरा, अंडे, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर को सिर्फ नुकसान
नुकसान देता है, कोई लाभ हमें उससे नहीं होता। लेकिन तीसरा जो आहार है, जो यौगिक आहार के अनुसार सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वो है सात्विक आहार। जो आज की भाषा में अगर हम देखें तो कहते हैं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो वो जो प्योर वेजिटेरियन है, वो जो सात्विक भोजन है, उसमें क्या है? दाल, चावल, रोटी, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, ऐसा भोजन जिसको खाकर आपका मन प्रसन्न होता है, जिसको खाकर आपकी आत्मा भी संतुष्ट होती है, जिसको खाकर आप स्वस्थ होते हैं। बिल्कुल। और हम संतुष्टि की जब बात करते हैं, जीवन भर इंसान किसके पीछे दौड़ता है? सुख के लिए, सुकून के लिए। और मुझे याद आ रहा है कि गायत्री मंत्र का जो जाप है, पूरे विश्व ने माना है कि गायत्री मंत्र के जाप से हमारी सारी क्रियाएं अपने आप ही इस तरीके से जागृत होती हैं कि वो इंसान को उत्साह में रखती हैं, उमंग में रखती हैं। जी। तो मैं डॉक्टर पुष्पा जी से जानना चाहूँगी कि हमारी जो नई प्योंत खड़ी हो रही है, उसमें हमारी संस्कृति, संस्कृत और हमारे मंत्रों का कितना वास है, कितना वो संस्कृत सुशोभित हो पाए जी। आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जी। क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे इंडिया से डॉक्टर साहब उनको बुलाकर वहाँ पे शांति पाठ करवाया। बिल्कुल बिल्कुल इंडिया से। हाँ, और क्योंकि उनको मंत्र डॉक्टर पुष्पा जी बीच में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, यौगिक हमने जो एक हमारी योग क्रम जो अभी 21 जून को अभी सेलिब्रेट करा जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार हम करते हैं, फिर उसके अनुसार हमें कौन कौन से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, कैसा यौगिक आहार लेना चाहिए। उसी में मैं जोड़ना चाहूँगी कि कोई भी काम हम करते हैं तो प्रार्थना से शुरू करते हैं, प्रार्थना पे ही ख़त्म करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारी संस्कृति रही है, ये हमारे संस्कार रहे हैं। और मंत्रों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे खुद के शरीर पर भी पड़ता है, हमारे आसपास के वातावरण पे भी पड़ता है। तो अभी भूमिका अब इसको तो पूरा देश मान गया है ना। जी। क्योंकि जब अमेरिका जैसे देश में जो बिल्कुल ही नास्तिक, यहाँ आपकी बात बिल्कुल सही है कि उनके करने से पूरा देश मानेगा। हम इसका इंतजार आज ना करें। अगर हम ये सोचें, हमारा देश तो पहले मानता था ना मैडम। पहले आपने डॉक्टर पुष्पा जी आपने भी सुना होगा कि दूसरे की थाली में घी ज्यादा देता है। अब हमें इस बात का इंतजार नहीं करना है कि पूरा विश्व योग करे और कोरोना को भगाए। उससे पहले हमें यानी कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति को योग को अपना लेना चाहिए, ताकि कोरोना की जो बीमारी है वो हम सबसे दूर रहे। अब मैं फिर से, क्योंकि प्रार्थना की बात की और डॉक्टर आनंद शर्मा जी हमारे साथ में, उनसे पूछना चाहूँगी कि कुछ लोगों को कोई भी अभ्यास करते हुए, कोई भी काम करते हुए संगीत सुनना बहुत पसंद होता है। वो कोई भी धुन चला लेते हैं, किसी को बांसुरी सुनना पसंद होता है, किसी को सैक्सोफोन सुनना पसंद होता है। तो संगीत की, क्योंकि आप कला से जुड़े रहते हैं, तो संगीत का क्या अहम किरदार हमारे जीवन में रहता है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, संगीत एक नैसर्गिक शक्ति है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप सुबह सुबह घर से बाहर निकलिए, चिड़ियों की चहचहाट कितनी अच्छी जैसे ही आप सुनेंगे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। वो चिड़ियों की चहचहाट नहीं है महज, वो संगीत की स्वर लहरियाँ हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से, और हमारे विद्वानों ने, हमारे जो संगीताचार्य हुए हैं, उन्होंने संगीत को अध्यात्म से जोड़ा है जी, संगीत को शरीर की नाड़ियों से जोड़ा है, संगीत को मन मस्तिष्क से जोड़ा है, और वो तभी हमें प्रफुल्लित करती हैं। वो जो संगीत का उतार चढ़ाव है वो हमें बहुत आगे लेकर जाता है। नश्वर संसार से हम आगे जाते हैं, और हम जो जीवन में सीख होनी चाहिए वो हम संगीत से बड़ी सहजता से सीख जाते हैं, और संगीत हमारी नस नस में बस के हमें प्रफुल्लित कर देता है। बिल्कुल। मैं आज की इस परिचर्चा के समापन पर अपना अंतिम प्रश्न कोमल जी से पूछना चाहूंगी कि योग एक संगम है, बहुत से गुणों का संगम है, तो हमारी धमनियों पर, हमारी इंद्रियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार हम अपने जीवन को उच्च शिखर तक ले जाने में इसको अपने जीवन में कैसे ढाल सकते हैं? देखिए, योग को अपने जीवन में अपनाना ही एक हमारा मेन उद्देश्य नहीं होता। योग को अपनाना तो चाहिए, लेकिन उसको हम किस प्रकार कंटिन्यू रख सकते हैं, लगातार उस क्षेत्र में कैसे बने रह सकते हैं, तो वो है एक अनुशासित तरीके से अपने जीवन को जीना। बिल्कुल, अनुशासन जिस जीवन में होता है वो जीवन उत्कृष्ट होता है। उस जीवन में कर्तव्य भी होता है, उस जीवन में भावनाएं भी होती हैं, और जहाँ पर कर्तव्य और भावनाएं एक साथ आध्यात्म के साथ निर्णय लेती हों, वहाँ पर
स्वयं परम शक्ति का वास होता है। योग हमारे जीवन में उस परमात्मा की अनंत शक्तियों की बहार लेकर आता है। इस बयार को अपने जीवन में अपनाने के लिए, ढालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का अनुसरण करें और भारत का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो, फिट हो, हिट हो, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी का स्टूडियो में पहुंचने पर तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद व्यक्त करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।